असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं कि मुसलमान हितैषी हैं, पर कितना मुसलमान हितैषी हैं ये आप भी जानते हैं और भारत देश भी जान रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ये खुद जो है ऐसे जगह पर चुनाव लड़ते हैं जहां माइनॉरिटी का वोट ज़्यादा होता है, जहां वोट कम होता है वहां पर वे अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। आप भी मानते हैं? 100% मानते हैं। आप और हम जब गठबंधन करेंगे तो हड़का के नहीं करेंगे, धमका के नहीं करेंगे। दोस्ती प्रेम से होती है कि धमकी से होती है? धमकी से जो दोस्ती होती है कभी प्रेम में बदल नहीं सकती। ओवैसी को क्या गठबंधन में यूपी में लेना चाहिए? अगर आते हैं तो क्या नुकसान है, नहीं आते हैं तो क्या नुकसान वो कर सकते हैं? कोई नुकसान नहीं करेंगे, नुकसान जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। बिहार चुनाव के जब से नतीजे आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग और ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के बाद अब जो है यूपी के इलेक्शन जो 27 में होने वाला है उस पर हमला बोलना शुरू कर दिया और एक तरह से धमकी दी जा रही है कि अखिलेश यादव अगर हमारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि बिहार के जो नतीजे हैं क्या वो चौंकाने वाले थे। दूसरी तरफ 5 सीटें फिर जीतकर ओवैसी की पार्टी लगातार अब यूपी को टारगेट करे कि हमसे गठबंधन कर लीजिए, नहीं तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है आपके दर्शकों का। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बिहार के नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे या लग रहा था कि इस तरह से आएंगे? न वो नतीजे कहीं से चौंकाने वाले नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट मैच फिक्स होता है ठीक उस प्रकार से हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री ज्ञानेश जी द्वारा वो फिक्स इलेक्शन था। दूसरी तरफ जहां एक तरफ सरकार की तरफ से वो काम कर रहे थे, दूसरी तरफ कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है, आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो जितने भी विकास के काम होते हैं उनको भी रोक दिया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जीविका दीदी के नाम पर 21 लाख महिला, 20 लाख महिला, 20 लाख महिला करके करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डाला गया। एक तो जैसे त्रिपंचायत चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, उन चुनाव में भी कुछ न कुछ इस तरीके से डायरेक्ट पैसे का मतदाताओं को रुझाने के लिए लोग कुछ न कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ों लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे जनता के टैक्स पेयर का पैसा और बहुत ही टेक्निकल तरीके से कि वो इनलीगल ना हो लीगल हो, एक योजना बना करके वोट खरीद लेती है पैसा भेज करके। अब जिन महिला परिवारों में 10,000 रुपये गया और बगल की जो परिवार है उस महिला को पता चला, बोला कि मेरे पास तो अभी नहीं आया है। क्या देखो नीतीश जी को जब वोट दोगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगी तो आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। माउथ शेयरिंग। हाँ, एक बड़ा जो एनडीए का जो क्लीन स्वीप का जो वो दिखा रहा है प्रचंड बहुमत, तो उसका एक बड़ा कारण ये रहा है। दूसरा, चूँकि ईडी सीबीआई तमाम जो संस्थाएं हैं वो भारत सरकार के अधीन तो रहती हैं पर ऑटोनॉमस होती हैं, लेकिन अधीन में वो गुलाम हो गई हैं। उसी में भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर भी गुलाम हो गए हैं और वो हर तरीके से हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं। अगर पुरजोर कोशिश न करते तो सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद जो आजीविका दीदी को पैसा भेजा जा रहा था वो उसको तुरंत रोक दिया जाता। नंबर 1 ये मेन कारण रहा। दूसरा, 10% वोट इलेक्शन कमीशन खुद जो है, ऐसे एक बार कवि एक बात कह रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम के पास वोट देने जाते हैं तो ईवीएम कहता है कि महाराज आप काहे आए, हम अपने आप पे पड़ जाते हैं, आपके लिए आने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि ईवीएम मशीन बीजेपी के लिए खुद वोट डिलीवर करती है। ऐसे सिस्टम बने हुए हैं। और ये सिस्टम कब से लागू हुआ आप याद करिए, 2023 के पहले सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ने एक फैसला दिया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का सिलेक्शन होगा वो 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा होगा, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और ऑनरेबल नेता विरोधी दल या एलओपी होंगे। जब इनको लगा कि अब तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये
किसी विकास के नाम पर चुनाव जीत नहीं रहे हैं। मैं तो चुनौती दे के कहता हूँ कि जितना इन्होंने घोषणा पत्र 2014 से लेकर आज तक, चाहे भारत सरकार के लिए या राज्य सरकार के लिए, जितने भी मैनिफेस्टो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है, उसमें से अगर 2-4 भी पूरा किए हों तो मैं इनको गुलामी लिखा दूंगा। तो ऐसे तो आप लोग फिर जीत ही नहीं पाएंगे जब आपको सारी चीज़ें पता है। चुनाव के पहले ने आपने उस मामले पर आवाज़ फिर नहीं उठाई कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो रहा है, उस वक्त आप खामोश थे। अब जब चुनाव वो लोग जीत गए तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, शुरू से ये चीज़ें बोली जा रही हैं। आप अगर ध्यान दिए होंगे, पार्लियामेंट के अंदर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम 80 की 80 सीट जीत जाएंगे, तब भी कहेंगे ईवीएम हटा दिया जाए। और ईवीएम को हटाना जरूरी है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक संविधान से चलने वाला देश है, यहाँ डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में किसी सिस्टम पर यदि संदेह पैदा हो जाए तो उसको हटा देना चाहिए। और ईवीएम जहाँ पैदा हुआ वहाँ के देश और पूरे विश्व में कहीं भी ईवीएम से इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं। और आप देखे होंगे कि जब तक बैलेट बॉक्स के बैलेट गिने जाते हैं तब तक विपक्ष जीतता रहता है, और जैसे ही ईवीएम खुलता है फिर विपक्ष पीछे जाने लगता है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 24 सीटों पर लड़के 5 सीटें हासिल की। कांग्रेस ने 61 पर लड़के 6 सीटें हासिल की। तो अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को जैसे हमारा नुकसान हुआ, अब यूपी में अगर हम आएंगे तो हमसे अब मजबूरी होगी अखिलेश यादव की गठबंधन कर लें, नहीं तो उनको भी फिर नुकसान होगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी तो हालाभूत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पार्लियामेंट में जीत के आते भी हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता हूं, पर राजनीति में जिस तरीके से बयान आने चाहिए, पार्लियामेंट्री बयान आने चाहिए, वो नहीं आते हैं। एक्चुअल में वो अपने आप को डोमिनेंट दिखाने के लिए या इस तरीके के भाषण देते हैं। आप और हम जब गठबंधन करेंगे तो हड़का के नहीं करेंगे, धमका के नहीं करेंगे। दोस्ती प्रेम से होती है कि धमकी से होती है? धमकी से जो दोस्ती होती है कभी प्रेम में बदल नहीं सकती। जैसे हम आप नेता हैं, मिल जाएं, लेकिन ग्रास रूट पर मतदाता मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और दूसरी बात कि असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं कि हम मुसलमान हितैषी हैं, पर कितना मुसलमान हितैषी हैं ये आप भी जानते हैं और भारत देश भी जान रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ये खुद जो है ऐसे जगह पर चुनाव लड़ते हैं जहां माइनॉरिटी का वोट ज़्यादा होता है। जहां वोट कम होता है वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी वोट विपक्ष को जो जाने वाला है उसमें ये उसको ख़राब करते हैं, काटते हैं। और हमारी पार्टी माइनॉरिटी का भी सम्मान करती है, ओबीसी का भी सम्मान करती है, एससी का भी सम्मान करती है, एसटी का भी सम्मान करती है। हम सवर्ण सभ्य समाज में जो हमारे हैं उनका भी सम्मान करते हैं। हम तो सबको लेके चलने वाली पार्टी हैं। पीडीए का हम लोगों का जो फार्मूला है उसमें सब हैं जो भी पीड़ित हैं, किसी भी जाति वर्ग धर्म से जुड़े हों। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि धमका कर गठबंधन नहीं हो सकता, तो उन्होंने तो बिहार चुनाव में जो है लेटर लिखा था लालू यादव के नाम, फिर उनके घर पर ढोल ताशे के साथ गए थे कि हमसे गठबंधन कर लीजिए, वहाँ नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसके बाद 24 सीटों पर लड़ा, तो उन्होंने तो कोशिश की थी, लेकिन आपकी तरफ से मना किया गया। देखिए ऐसा है कि जब टेबल टॉक हो रहा होगा, माने लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी के साथ जब इनका टेबल टॉक हो रहा होगा तो न तो वहाँ मैं था न आप थे। ये जरूरी नहीं है कि ये चुनाव तो 24 कितना बता रहे हैं आप? 24 सीटों पर लड़े और 5 जीते। वहाँ जाके 50 सीट मांग रहे होंगे। 6 सीट मांग रहे थे। 6 मांग रहे थे। नहीं, ये तो बाहर बोल रहे हैं ना। हाँ, 6 सीटें उनकी तरफ से आएगी, हम 6 सीट मांग रहे थे गठबंधन में। नहीं, ये तो उनका बयान आ रहा है ना। 5 जीत गए इसलिए बयान आ रहा है कि 6 मांग रहे थे, 5 हम जीत ही गए। वहाँ जाके 50 सीट मांग रहे थे। अच्छा, तो क्या ये हमको बहुत सारे दलों को लेकर चलना है? और वहाँ टोटल कितनी सीटें हैं? 200 कुछ सीटें हैं। उन्हीं सीटों में से ना सबको दिया जाना है। और यहाँ देखिए कांग्रेस के नो डाउट की जो राहुल गांधी जी हैं उनका विज़न अच्छा है, पर उनके जो स्ट्रेटजी पर्सन लोग हैं वो भी क्या करते हैं, अधिक सीट मांगते हैं। गठबंधन में उनको सीट ज़्यादा चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए कि हम इतना ही मांगें जितना हम जीत सकें। पता चला कि हम अधिक सीट आपको दे दी और आप चुनाव हार गए। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर वो लोकसभा चुनाव में अधिक सीटों का जिद नहीं हुआ होता, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व हैं कि धनी हैं, जो कि गठबंधन धर्म का बहुत पालन करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं। जिससे दोस्ती करते हैं उससे दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते हैं, और उन्होंने कभी दोस्ती नहीं तोड़ा है। भले कोई तोड़ के चला गया हो, चाहे प्रकाश राज भट्ट जी तोड़ के चले गए हों, चाहे बहन जी तोड़ के 19 में चली, लेकिन हमारे राष्ट्रपति कभी नहीं तोड़ा है। तो मेन बात ये है
कि अगर कांग्रेस यहाँ जितनी सीटें उस समय, चूँकि देखिए हमको अपनी हैसियत के अनुसार चीज़ें मांगनी चाहिए। जब हमको अपनी हैसियत के अनुसार मांगेंगे तो सामने वाला आपकी मांग पूरी करेगा। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जाए। यस, जब क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का उस स्टेट में एक अलग प्रभाव है। आज के तारीख में कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से बहुत प्रभाव नहीं है, बिहार में बहुत प्रभाव नहीं है, मध्य प्रदेश से बहुत प्रभाव नहीं है। तो क्या मैं ये बता रहा हूँ कि लोकसभा में अगर ये 10 सीटें और कम लिए होते तो आज केंद्र में हो सकता है कि राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता प्राइम मिनिस्टर होता और मोदी जी विपक्ष बैठे होते, तब ये बिहार की हालत नहीं आती। तो बिहार के नतीजों से क्या ये माना जाए कि 27 में जो गठबंधन अगर कांग्रेस से होता है तो सीटें कम मिलेंगी, या गठबंधन होगा कि नहीं होगा उस पर कुछ? देखिए, ये गठबंधन होना न होना ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल है। होता है तो कितनी सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को? लेकिन ये बातें मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ चीज़ें हम लोग जब, चूँकि राज्य कार्यकारिणी बैठती है तो एक परिवार होता है, वहाँ की बातें मैं आपके सामने नहीं रख सकता। एक हिंट तो दे सकते हैं। लेकिन हाँ, हिंट में यही है कि हम लोग जो लोकसभा में अधिक सीटें कांग्रेस को दे करके जो नुकसान उठाए, जिसके वजह से कि मोदी को अवसर मिल गया सरकार बनाने का, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा 27 में। इस बात का पूरा उनको समझाते हुए ध्यान रखा जाएगा कि आप समझिए, क्योंकि चुनाव लड़ा के हारना बहादुरी नहीं होता है। चुनाव हम कम ही प्रत्याशी लड़ाएं, लेकिन वो विक्ट्री के साथ आए। मैं आपसे आपका व्यक्तिगत विचार जानना चाहूँगा कि ओवैसी को क्या गठबंधन में यूपी में लेना चाहिए? अगर आते हैं तो क्या नुकसान है, नहीं आते हैं तो क्या नुकसान वो कर सकते हैं? देखिए, पिछली बार वो 100 सीटों पर लड़े थे और आप लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया था कि उनकी वजह से बहुत सारी सीटें गई। नहीं, ऐसा नहीं, कभी हम लोग सपा की तरफ से हमेशा कहा गया। नहीं, हमारे राष्ट्रपति जी कभी नहीं कहे हैं। अब कोई लोग तो कहते हैं। आपको कोई बाइट हो तो बताइए। नहीं, नेता देखिए होता क्या कि हमारी जो समाजवादी पार्टी है लोकतांत्रिक पार्टी है, जैसे यहाँ मैं भी बैठ के बयान दे रहा हूँ, हालांकि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। जैसे बहुजन समाज पार्टी में नहीं, तो हमें मेरा सवाल उस पर पहले जवाब दे दीजिए कि क्या गठबंधन होना चाहिए? अगर नहीं होता तो क्या नुकसान वो करेंगे? कोई नुकसान नहीं करेंगे। नुकसान जो करना है वो तो कर ही रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। आप भी मानते हैं ये? 100% मानते हैं। जब वो कभी आज तक आजम खान साहब पर क्यों नहीं बोले? आजम खान साहब को अभी देखिए कितने साल जेल रहने के बाद आए। अभी आपने पेपर पढ़ा होगा जी, कल की खबर। अब ये बहुत कितना बड़ा अपराध है कि 2 पैन कार्ड बन गया। ये कोई बड़ा अपराध है भाई? 2 पैन कार्ड बन गया, 1 पैन कार्ड निरस्त कर दो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोर्ट तय करेगा ना? नहीं, अरे कोर्ट तो क्या तय कर रहा है? एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। नहीं तो कोर्ट में यही तो समस्या है ना। आज के तारीख में डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और पत्रकारिता। आज के तारीख में चारों के चारों बिक गए हैं। मेन स्ट्रीम के आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के अगर आप होते तो आज आप भी उल्टा सवाल हमसे कर रहे होते। क्योंकि आप लोग स्वतंत्र इकाई हैं, इसलिए निष्पक्ष होकर सवाल पूछते हैं और निष्पक्ष होकर सवाल का उत्तर भी देते हैं और बिना एडिट किए पूरी बात देते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया क्या कर रही है ये बताइए? बनारस को बनाना था जापान का क्योटो, बना क्या? कभी कोई मेन स्ट्रीम की मीडिया इस पर सवाल करती है? पहला जो तो बंद हो रहा है दाल मंडी, देखिए ना अभी बन जाएगा। हाँ, वो बताइए आप, क्या उजाड़ के कोटो बनेगा? उजाड़ के कोटो बनेगा होगा तब तो बड़ी बड़ी नहीं तो सारे मेरे भाई पहले ये सुनो, आप जो है हाईटेक सिटी बनाओगे तो किसके लिए बनाओगे? इंसान के लिए बनाओगे ना, आदमी के लिए बनाओगे ना। तो पहले उस आदमी को वहाँ से सब परिवार उसकी घर गृहस्थी को हटा रहे हो तो वहाँ तोड़ने से पहले हटाने की व्यवस्था करके जब तक आप उनको दूसरा व्यवस्था नहीं दे देते तब तक वहाँ को ये डिमोलाइजेशन काम नहीं करना चाहिए था। जो डिसमेंटलिंग हो रही है वहाँ पर, ये तो ज़बरदस्ती हो रही है। सरकार ये चीज़ें नहीं समझ रही होगी। नहीं, वो समझ रही है, पर दाल मंडी की कहाँ वहाँ पे कितने कौन लोग हैं? एक दिमाग में जो नैरेटिव सेट है बीजेपी को कि भाई मुसलमान विरोधी काम करना है, तो दाल मंडी मशहूर है कि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए इनको रहायशी इलाका मिले न मिले मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं तो वहाँ तो हाई कोर्ट का स्टे है, कई लोगों के पास स्टे है, इसके बावजूद भी तोड़े जा रहे हैं। हाई कोर्ट भी मूक दर्शक बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बनी है। और आप याद करिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह तय कर दिया कि जो इंडिया का जो इलेक्शन कमिश्नर होगा उसमें 3 लोग चयन करेंगे, उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे,
तो उस पर भारत सरकार में बिल लाया गया, पार्लियामेंट्री बिल लाया गया। बिल्कुल। और पार्लियामेंट्री बिल कैसे लाया गया आपको ये पता है? 144 सांसदों को सस्पेंड किया गया था उस समय उस बिल को पास करने के लिए। विपक्ष। हाँ, सेक्शन 16C EC बिल। और वही बिल आज जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। उन्होंने बिल पास करके कह दिया कि एक कैबिनेट मंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, LOP होगा। तो LOP तो ऑलरेडी अकेला हो गया, 1-2 से काम हो गया। एक दो बहुमत, हमेशा 2 बहुमत ज़्यादा रहेगा। और वहाँ जब एक मुख्य न्यायाधीश होते, LOP होते, प्राइम मिनिस्टर होते, तो वहाँ न्यूट्रल होता। फिर एकदम से ट्रांसपेरेंट पर्सन को वहाँ बैठाया जाता। आप ज्ञानेश जी को बयानों को देखते हैं, उनके बयान कितने सतरंगी बयान होते हैं। डेटा कुछ बोल रहा है, उनका बयान कुछ बोल रहा है। यार SIR जो कर रहे हैं ये मतदाता सूची शुद्धिकरण नहीं, शुद्धिकरण नहीं कर रहे हैं, वो विपक्ष की सारी पार्टियों को उलझा रहे हैं इसी में लग जाइए कि आप इसी में लग जाइए, बाकी अपना हम काम कर रहे हैं। क्योंकि अब पहले तो लोग अपना मतदाता बचाने में फंसे रहेंगे, फिर इनके जो तमाम जो इनके निर्णय गलत होते हैं, जो विकास की बात कर रहे हैं नहीं वो करते हैं, फिर उस सब पर जो कभी चर्चा नहीं होगी। ये विषय है। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा, आपने दालमंडी का जिक्र हुआ, भूमि अधिग्रहण कानून लोगों का वहाँ पे आरोप है कि उसके तहत नहीं हो रहा है काम, तो थोड़ा भूमि अधिग्रहण कानून अगर आप बता सकें जनता को तो बताइए क्या है, कैसे ये लागू होता है। साफ साफ ये कांग्रेस की जब सरकार थी सेकेंड फेज की, तो उसमें भूमि अधिग्रहण बिल पारित हुआ था। उसमें स्पष्ट किया गया था कि ज़बरदस्ती किसान हो या आवासीय क्षेत्र हो, किसी से ज़बरदस्ती भूमि नहीं लिया जाएगा। क्योंकि पहले सरकारें स्टेट के कल्याण के लिए किसी भी किसान या व्यक्ति की ज़बरदस्ती ज़मीन का अधिग्रहण कर लेता था, ये अधिकार था। उस कानून में फेरबदल करके ये किया गया कि उनसे आपसी बातचीत करके लिया जाएगा और सर्किल रेट के 3 गुना अधिक पैसा दिया जाएगा। और आपके सामने उदाहरण यही है, बाबा काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, वहाँ एक भी झगड़ा हुआ था। अगर एक कमरे की कीमत 1 लाख थी, उसको 10 लाख दिया गया। इसलिए वहाँ कोई क्राइसिस नहीं आई, कोई विवाद नहीं आया। यहाँ लोगों को दिया नहीं जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी मतलब भाव सही नहीं है, वहाँ भी कम्युनल का भाव है। इसलिए दालमंडी की ये स्थिति है, समझ रहे हैं ना। तो भूमि बसाने का भी प्रस्ताव है। बिल्कुल। पहले अब देखिए 2 किलोमीटर के हमारे यहाँ क्या है रेंज में, हाँ, जब तक जिसमें यह है कि पहले आप उनको बसाएंगे फिर उजाड़ेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ तो वो बिल लागू भी नहीं कर रहे, वो तो एक एक मकान की रजिस्ट्री हो रही है सिंगल, हाँ, वो एक एक तोड़ते जा रहे हैं। अब डेमोक्रेसी बची नहीं कुल मिला जुला के। आप लोग ऐसे समझिए कि तो थोड़ा बहुत आप लोग अपने से यूट्यूब के माध्यम से जनता को जगा रहे हैं। मैंने स्ट्रीम में आए हैं, नौकरी की कमी थी तो निकाल दिया गया, इस हाँ तो अब यही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे सबसे पहला इनका क्या था, प्राइम मिनिस्टर हम बनूंगा तो पहला क्या करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, रोजगार नहीं, पहला ये था कि विदेश से काला धन लाऊंगा। और चलिए वो जुमला था 15 करोड़ लाख प्रति आदमी को देना, उनका एक मैं मान लेता हूँ कोई जुमला था। जुमला क्या था उसके कह सकते हैं कि इन्होंने वो एक तर्क रखा कि अगर मैं विदेश से पैसा का काला धन ले आ पाऊँगा तो ले आने के बाद इतना हमारे पास पैसा होगा कि हम 15-15 लाख यूँ ही सबके खाते में डाल सकते हैं। चलो डालते न डालते, लेकिन ले तो आते, कब ले आओगे। जितने भारत की करेंसी विदेश में स्विस बैंक में थी उस समय, आज के तारीख में उसका 10 गुना बढ़ गया है काला धन, समझ रहे हैं। तो बीजेपी जितने मैनिफेस्टो लाई, जितने घोषणा पत्र लाई है, उन सभी पर फेल्योर है। और इस समय उनके पास एक ही चीज़ कहने का है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और बाकी इलेक्शन कमीशन तो काम कर ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर से, जो सपा के प्रदेश सचिव हैं। इनसे हमने कई मामलों पर बात की और बिहार में जो ओवैसी की पार्टी जीती है 5 सीटें, उसके बाद से जो लगातार बयानबाजी हो रही है अखिलेश यादव को लेकर, इन्होंने बड़ा उसका माकूल जवाब दिया। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।